दोस्तों, आज की कहानी है बहू पहली रसोई में तुम्हें क्या नेग चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमेश जी की पसंद सपना पहली ही मुलाकात में उनके छोटे बेटे शोभित को पसंद आ गई। सपना और उसके घर वालों को भी शोभित अच्छा लगा। सबकी रजामंदी से दोनों की शादी तय हो गई। रमेश जी हार्ट के मरीज थे। साल भर पहले उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से सही होकर घर आ गए थे। तब से घर पर ही रहते थे। उनका कपड़े का बिजनेस था जिसे बड़ा बेटा शरद और शोभित मिलकर संभालने लगे। शर्मा जी की एक ही इच्छा थी कि शोभित को दूल्हा बनते देख ले, इसलिए शादी की तारीख एक महीने के अंदर ही निकाल ली गई। सपना और शोभित की शादी से सबसे ज्यादा खुश रमेश जी ही थे। दूल्हा बने बेटे को खुद ही घोड़ी पर बैठाया। शादी की हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फेरों की रस्म में रात भर जगे रहे। शुभ विदाई के वक्त सपना की मां को आश्वासन दिया कि सपना को उसके नए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। खूब धूमधाम से सपना और शोभित का गृह प्रवेश कराने के बाद शादी की मिठाई खुद ही पूरे मोहल्ले में बांटने गए। अगले दिन सपना की रसोई सुवाई की रस्म में उसकी सास मालिनी जी ने उससे कहा, बहू तुम खीर बना लो, बाकी का खाना मैं और बड़ी बहू बना लेंगे। सपना ने कहा, माँ मैं आप सबके लिए खाना बना लूं, इसी बहाने मुझे आप सबकी पसंद नापसंद जानने का मौका मिल जाएगा। ठीक है बहू, मैं और बड़ी तुम्हारी मदद कर देंगे। कहते हुए मालिनी जी दही बड़े बनाने लगी। सारा खाना बनने के बाद सपना थाली परोस कर रमेश जी के लिए ले गई। मन पसंद पकवानों से सजी थाली देख रमेश जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सपना से कहा, बताओ बहू, पहली रसोई में तुम्हें क्या नेग चाहिए। सपना ने उनके पैर छूकर कहा, सब कुछ तो मुझे मिल चुका है पापा जी। बेटी की तरह प्यार करने वाले सास ससुर, छोटी बहन, समझने वाले भैया भाभी, बस आप सभी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर पर हाथ रखते हुए रमेश जी ने कहा, सदा खुश रहो बहू। खाना खाकर रमेश जी अपने कमरे में आराम करने चले गए। लगभग आधे घंटे बाद उनके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। शोभित और मालिनी जी घबराकर कमरे में गए तो देखा कि रमेश जी जमीन पर गिरे थे। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने मालिनी जी का हाथ कस के पकड़ा। मालिनी जी दूसरे हाथ से उनकी छाती को दबा रही थी। शोभित ने डॉक्टर को फोन कर दिया था।
तब तक बाकी के घर वाले और रिश्तेदार जो शादी से ही रुके थे कमरे में आ गए। रमेश जी का शरीर ठंडा पड़ रहा था, हाथों की पकड़ ढीली हो गई थी, सांसें मध्यम हो चुकी थी और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में घर की खुशियां मातम में बदल गई। मालिनी जी तो जैसे जड़ हो चुकी थी, रमेश जी का हाथ थामे बस उन्हें ही अपलक निहार रही थी, आंख से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। शोभित और शरद बार बार रमेश जी के शरीर को झकझोर कर उठा रहे थे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। रमेश जी सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। सुबह तक सारे रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे, सभी शरद और शोभित को दिलासा दे रहे थे। महिलाएं भी मालिनी जी को ढांढस बंधा रही थी, तो कुछ महिलाएं वहीं आपस में बात कर रही थी, कैसी अपशगुनी है इनकी छोटी बहू, आते ही सास का सुहाग उजड़ गया, शुभ नहीं है इसके पाव घर के लिए। अरे शादी के 4 दिन पहले शोभित का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर सड़ा है। दूसरी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, भगवान जाने कैसा आकत लेकर आई है ये लड़की कि सब अपशगुनी हो रहा है। तीसरी महिला ने उन दोनों की बात का समर्थन करते हुए कहा, मालिनी जी की बड़ी बहन शिका जी उन महिलाओं के करीब बैठी उनकी बातें सुन रही थी, वो भी सगुन अपशगुन में विश्वास रखती थी, इसलिए उनकी भी मूक सहमति उन महिलाओं की बातों में थी, लेकिन उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। रमेश जी की अंतिम विदाई की सारी तैयारी हो चुकी थी। अंत्येष्टि संस्कार के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। शोभित ने शिका जी से कहा, मौसी आप कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, आप रहेगी तो मम्मी को थोड़ी हिम्मत मिलेगी। शिका जी ने कहा, ठीक है, मैं भी अभी मालिनी को ऐसे छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। रात को मालिनी जी अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, हाथ में रमेश जी की तस्वीर लिए उसे बार बार अपने आंचल से पोंछ रही थी, आंसू जो लगातार बहे जा रहे थे। शिका जी ने मुश्किल से उन्हें सूप कराया और रोटी के 2 निवाले खिलाकर उनके पास ही लेट गई। बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह शिका जी उनका ध्यान रख रही थी। सपना के अपशगुनी होने की बात शिका जी के दिमाग में अभी भी घूम रही थी। 2 दिन बाद जब मालिनी जी थोड़ा सहज हुई तो शिका जी ने उनसे कहा कि मेरी जानकारी में एक बड़े पंडित हैं, उन्हें बुला लो, यहाँ आकर पूजा करा देंगे। तेरी छोटी बहू अपशगुनी है, उसी के कारण हुआ है ये सब। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? सपना अच्छी लड़की है, मुझे कोई पूजा नहीं करवानी, मालिनी जी ने कहा। लेकिन शिका जी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, मोहल्ले की औरतें और कुछ रिश्तेदार भी कह रहे थे कि बहू के घरों में ही कोई दोष है, तभी तो सगाई
होते ही बड़ी बहू का गर्भपात हो गया। शादी के 4 दिन पहले शोभित का हाथ फ्रैक्चर हुआ और आते ही तेरी दुनिया उजड़ गई। ये सब उसी के घरों का ही दोष है। पंडित जी पूजा हवन करवा देंगे तो उसके घरों का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। बस करिए दीदी, आप कहाँ की बातें कहां से जोड़ रही है। मैं नहीं मानती ये ग्रह नक्षत्र। भला इन सब घटनाओं के होने में सपना क्या दोष है। दीदी, बड़ी बहू के गर्भपात की वजह उसका थायराइड था जो हमें समय पर नहीं पता चल पाया। शोभित शादी की भागदौड़ में लगा था। इसी जल्दबाजी में सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया और इनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। दीदी, इंसान का दुनिया में आना और यहाँ से जाना पहले ही भगवान ने तय कर रखा है। उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो चला गया है उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जो मेरे पास है उसे जरूर संभाल कर रख सकती हूँ। सपना को बड़े प्यार से वो इस घर में लाए थे और मैं भी अब उसे उतने ही प्यार और सम्मान से इस घर में रखूंगी। मेरे पीठ पीछे रिश्तेदार या मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने सामने मैं सपना पर एक अंगुली नहीं उठने दूंगी। अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई है। हमें उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो सदा खुश रहे। मालिनी जी की बातें सुन शिका जी ने कहा, तू सही कह रही है छोटी, ये सब हमारे ही दिमाग का भ्रम है कि किसी के आने से कुछ अच्छा या खराब होता है। भगवान की करने के पीछे हमेशा ही कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। इस सगुन अपसगुन में पढ़कर मैं बेकारी बहू को दोषी मानने लगी थी, लेकिन तेरी बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी कि जो हमारे पास हैं वो रिश्ते बहुत खास हैं। बड़े होने के नाते उन्हें हमें ही संवार कर रखना हैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे के गले लग अपना मन हल्का कर लिया। अपनी सास और शिका जी की सारी बातें सुन सपना साए लिए दरवाजे से ही वापस किचन में आ गई। आज उसे सास के रूप में नई माँ मिल गई थी और उन इल्जामों से रिहाई भी, जिसे उस दिन उन औरतों ने सवालों के रूप में उस पर लगाए थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।